पहले ही बना लिया था। और जापान की सरकार के काल में, क्योंकि जापान की सरकार 1941 से 45 तक तो जापान ने उस पर कब्जा किया हुआ रहा, तो 4 वर्षों में उसने अपना जनाधार काफी विस्तार कर लिया था। जब तक फ्रांस की सरकार वहां पहुंचती तब तक उत्तरी वियतनाम में उसने एक गणतंत्र की, सामवादी गणतंत्र की घोषणा कर दी। लेकिन फ्रांस भी मानने वाला नहीं था, वो आके दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करके वहां पर एक पूंजीवादी सरकार बाओ दाई के नेतृत्व में स्थापित कर दिया। अब क्योंकि उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य में जानते हो शीत युद्ध का मुद्दा आ गया था, तो ये पूरा मुद्दा बन गया शीत युद्ध का मुद्दा। तो उधर संयुक्त राज्य अमेरिका तुरंत और ब्रिटेन पहुंच गया फ्रांस की सहायता में दक्षिणी वियतनाम में, और सोवियत रूस पहुंच गया हो ची मिन की सहायता में। तो शुरू में तो केवल सोवियत रूस रहा, लेकिन बाद में 1949 में जब चीन गणतंत्र की स्थापना हुई, जब माओ सेतुंग की सरकार चीन में स्थापित हुई, तो चीन भी पहुंच गया उत्तरी वियतनाम की सहायता करने। तो खैर एनीवे, मामला अंत में यूएनओ में आया। भारत ने भी और तृतीय विश्व के देशों ने भी समर्थन किया वियतनाम के मुद्दे पर। उसमें भारत का एक डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन मेनन हुआ करते थे, उनके विषय में कहा जाता था कि कृष्णन मेनन ने, मतलब तब तक वह खड़े होकर भाषण देते रहे थे वियतनाम के मुद्दे पर जब तक स्वयं बेहोश होकर नहीं गिर गए थे यूएनओ में। अंत में 1954 में क्या हुआ कि यूएनओ ने वहां पर मामला यूएनओ में आया और यूएनओ ने वियतनाम को विभाजित कर दिया 2 पार्ट में, उत्तरी और दक्षिणी। तो हो ची मिन कहता था विभाजन क्यों, हमारा तो पूरा वियतनाम है, जन्म संग्रह करवाइए, मैंने प्लेबिसाइड करवाइए जो वियतनाम की जनता निर्णय लेगी। और वहां पर अब समझ सकते हो कॉन्फिडेंस कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी जन्म संग्रह की मांग कर रहा है, और जो अपने आप को प्रजातंत्र और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थक मानते थे और जिन्होंने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, और अटलांटिक चार्टर के प्रवर्तक अमेरिका वहां जन्म संग्रह को दबा रहा है। अटलांटिक चार्टर की भावना के विपरीत है कि नहीं, बताओ, महसूस करने वाली बात है। और तब उसने क्या किया कि यूएनओ ने उसको बांट दिया 38 पैरेलल में, नहीं 38 क्या 17 हुआ ना, 17, तो उसके पैरेलल में बांट दिया। उसके पैरेलल में उसने बांट दिया वियतनाम को, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, और प्रोविजन लाया गया कि 2 वर्ष के बाद जन्म संग्रह करवाएंगे और उसके आधार पर निर्णय होगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका डर गया कि जन्म संग्रह अगर होगा तब तो दक्षिणी वियतनाम चला जाएगा उत्तर में, मतलब सामवादी दल को समर्थन दे देगा, इसलिए जन्म संग्रह करवाया ही नहीं। तब इसी पर हो ची मिन और कम्युनिस्ट पार्टी जन आंदोलन खड़ा कर दिया। उसने क्या किया कि चुपके अपने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को भेज दिया और वहां जाके कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा कर दी। और उधर अमेरिका, फ्रांस तो अब पीछे हटने लगा, क्योंकि फ्रांस के पास तो उतनी ताकत थी नहीं, तो फ्रांस का तो पीछे हटना तय था। बस तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका उस खालीपन को भरने के लिए आ गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी। आइजनहावर प्रेसिडेंट था, उसने सेना भेज दी, और वहीं से उसकी समस्या शुरू हो गई। वो फंस गया, क्योंकि वहां पर तो कोई ऑर्गेनाइज आर्मी से लड़ना नहीं था ना, तो किसानों के बीच कम्युनिस्ट कार्यकर्ता घुसे हुए थे, और जब भी मौका देखते वो गर्दन काट देते अमेरिकी सैनिकों की। अमेरिकी सैनिक का इतना हताहत होने लगे तो आइजनहावर गए, जॉन एफ कैनेडी आए, तो जॉन एफ कैनेडी ने भी और अपनी कुछ और सेना भेज दी और मुसीबत ला दी, और अमेरिकी सैनिकों की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। और उधर वियतनाम में उसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि अपने सैनिक की कैजुअलिटीज अमेरिकन लोग बर्दाश्त नहीं करते। फिर जॉन एफ कैनेडी गए तो आए लिंडन जॉनसन, तो लिंडन जॉनसन इतना नर्वस हो गया कि वो पब्लिक पर ही नेपाम बम फेंकवाने लगा, तो उसमें महिलाओं को और बच्चों की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होने लगी। तो अमेरिकन लोग तो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्टर भी मानते हैं, तो अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गया लिंडन जॉनसन के अगेंस्ट में कि लिंडन जॉनसन गो अवे, हाउ मेनी किड्स यू किल टुडे, कितने बच्चों को आज तुमने मारा है वहां। लिंडन जॉनसन हताश हो गया, एक टेन्योर का दो चुनाव ही नहीं लड़ा, वो अपना टेन्योर पूरा करके चला गया। तब आया निक्सन, तो निक्सन को लगा कि अब जब तक वियतनाम से हम निकलेंगे नहीं तब तक हमारा यही हाल हस्र होता रहेगा। तो निक्सन ने तब वहां पर उसने नई रणनीति निक्सन ने अपनाई, और उसने चाइना और सोवियत रशिया से वार्ता शुरू की, और वार्ता करके और तब उसने यह घोषित किया कि हम वियतनाम में अमेरिकी सेना रखने के बजाय दक्षिणी वियतनाम को इतना मजबूत बना देंगे कि उत्तरी वियतनाम का मुकाबला कर लेगा। मतलब वही जो बराक ओबामा ने इराक में बोला था और डोनाल्ड ट्रंप अभी अफगानिस्तान में बोल रहे हैं, सब भागने के मूड में है, समझ रहे हो ना, वही भागने के मूड में वो था। तो उसने क्या किया, दक्षिणी वियतनाम से जैसे ही अमेरिकी सेना हटाया 1974 में, उसी समय उत्तरी वियतनाम आगे बढ़ के दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर लिया, और दोनों वियतनाम एक हो गए। 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स जिस वियतनाम को बचाने के लिए मारे गए, वो वियतनाम पर फिर साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। तो इसलिए इसको अमेरिका का वाटरलू कहा जाता है वियतनाम को।
और जो भी देश अमेरिका से क्षुब्ध होता है तुरंत याद दिलाता है, याद है वियतनाम में आपके साथ क्या हुआ था, आप वही डिजर्व करते हो। हम तो उसको हरा नहीं सकते, तो कम से कम बार बार कहते हैं अच्छा हुआ कि वियतनाम में। और आज देखो अमेरिका और वियतनाम में कितनी दोस्ती हो रही, चाइना के अगेंस्ट में क्या। इसलिए ना कोई परमानेंट शत्रु है ना परमानेंट मित्र हो। तो देख ही लिया तुमने अखिलेश यादव और मायावती को, क्या फिर मायावती स्लिप करके निकल गई, लगा कि भाई इसके साथ रहने में कोई फायदा नहीं। और अखिलेश बड़ा भौचक खड़े हैं कि भाई ये आई गई, क्यों आई क्यों गई, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मतलब अब इसमें वियतनाम में केवल एक लाइन लिख लो, और बाकी तो वियतनाम वाला जो संघर्ष होगा उसी से निकल जाएगा। तो एक लाइन लिख लो, हाँ वियतनाम में भी हमें, एक लाइन लिख लो, वियतनाम में भी हमें हाँ 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 साम्यवादी आंदोलन का जनवादी रूप देखने को मिलता है। साम्यवादी आंदोलन का जनवादी रूप देखने को मिलता है। साम्यवादी आंदोलन का जनवादी रूप देखने को मिलता है। मिलता है, हाँ। वस्तुतः जनता के समर्थन पर ही वहां हो ची मिन्ह को, जनता के समर्थन पर ही वहां हो ची मिन्ह को सफलता प्राप्त हुई थी। जनता के समर्थन पर ही वहां हो ची मिन्ह को सफलता प्राप्त हुई थी। ओके, दैट्स ऑल। अब देखो बच्चों यही है। अब थोड़ा सा कैसे बचा रहा साम्राज्यवाद, उस पर थोड़ा कर लेंगे। और तुम लोग का तृतीय विश्व का दिया, एक काम कर लेना तुम लोग, थोड़ा सा आज कष्ट करना तृतीय विश्व का। इसके बाद नहीं, देखो थोड़ा सा 1-2 पेज छोड़ देना पड़ेगा। तुम इसमें जितने जहां लिख रहे थे वहां 1.5 पेज तुम छोड़ देना, क्योंकि उसमें उपनिवेशवाद कैसे बचा रहा वो हमें करना है। मैंने उपनिवेशीकरण कैसे कायम रहा, समझे कि नहीं मुझे क्या करना है। जैसे उपनिवेश मुक्ति के बाद उपनिवेशवाद कैसे परिवर्तित रूप में कायम रहा, वो मुझे तुमको नोट डाउन कराना है थोड़ा। उसके बाद तुम लोग को ये करना पड़ेगा, तृतीय विश्व का उद्भव और श्वेत नार संकट। ये जो 2 पेज है ना, 3 पेज गोट में रह गया है, इसको तुम लोग उसके बाद कॉपी पर उतार लोगे। हम कल डिस्कस कर लेंगे इसको, और तब हम लोगों का फिर सोवियत रूस का विघटन, समाजवाद, और एक यूएनओ का आएगा। यूएनओ के बाद सोवियत रूस का विघटन, समाजवादी देशों में परिवर्तन, है ना। तो कल मिलते हैं फिर।